नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 1210 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए गृह मंत्रालय को केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त 100 कंपनियां तैनात करने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने दिखा दिया है कि उसके लिए कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपने सीट बंटवारे की घोषणा। आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 1210 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 88 सीटों के लिए कुल 2633 नामांकन भरे गए, जिनमें से जांच के बाद 1428 नामांकन वैध पाए गए। कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में केरल में 20 लोकसभा सीटों के लिए सबसे ज्यादा 500 और कर्नाटक के 14 सीटों के लिए 491 नामांकन भरे गए। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट से 14 नामांकन प्राप्त हुए। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से सबसे अधिक 92 नामांकन प्राप्त हुए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त 100 कंपनियां तैनात करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 55 और सीमा सुरक्षा बल की 45 कंपनियां तैनात कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त कंपनियों को 15 अप्रैल से पहले तैनात करने के लिए कहा गया है। त्रिपुरा में राज्य सरकार ने अपने 3 कर्मचारियों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों कर्मचारियों में दोषी पाए गए हैं। तीनों आरोपियों में से एक प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक, दूसरा माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और तीसरा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में कार्यरत था। पिछले सप्ताह सरकार के 2 अन्य कर्मचारियों को भी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निलंबित किया गया था। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने दिखा दिया है कि उसके लिए कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि भारत संकल्प कर ले तो वह निश्चित रूप से उसे हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रेरणा और ऊर्जा के साथ उनकी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान भारत ने दुनिया भर में दवाएं और वैक्सीन भेजी। उन्होंने कहा, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कृषि उत्पादन में पीलीभीत के महत्व का उल्लेख किया। किसानों को समर्थन देने के सरकार के प्रयासों की चर्चा की। श्री मोदी ने नए चीनी कारखाने खोलने और मौजूदा चीनी मिलों के विस्तार के साथ साथ गन्ना किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के सरकारी उपायों का भी उल्लेख किया। इधर आगामी चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तापिर गांव के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सिंह ने चीन के दावे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदल दिए हैं और अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए हैं। मैं अपने पड़ोसी को बताना चाहता हूं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। श्री सिंह ने कहा कि अगर कल हम चीन के कुछ प्रांतों और कुछ राज्यों के नाम बदल दें तो क्या ऐसा करने से वे क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो आज भारत उसका जवाब देने की ताकत रखता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर राज्यों का इतना विकास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वे असम के लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के चुकली भोरिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने असम के प्रति लापरवाही और असंवेदनशीलता के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आज पूर्वोत्तर भारत सफलता की कहानी बनकर उभरा है
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 9,500 से अधिक उग्रवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। बेहतर सुरक्षा स्थिति के कारण पूर्वोत्तर के 80% हिस्से में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया गया है। लखीमपुर संसदीय सीट पर भाजपा का कब्जा है और मौजूदा सांसद प्रधान बरुआ लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार उदय शंकर हजारिका से है। श्री शाह शाम को तिनसुकिया जिले में चालिहा नगर से थाना चरियाली तक एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। तिनसुकिया शहर डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के 3 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ लखीमपुर और डिब्रूगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम के विदेश मंत्रालय की महासचिव थियोडोरा जेंजिस से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वे दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने कल कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कविता कथित तौर पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य हैं और इस ग्रुप पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का आरोप है। कविता को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपनी सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य की 48 संसदीय सीटों के लिए बंटवारे की घोषणा की। शिवसेना 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मां दुर्गा की उपासना का 9 दिन का नवरात्र पर्व आज शुरू हो गया है। सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कालकाजी, झंडे वालान और अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। शेयरों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के साथ मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह पहली बार 75,000 के आंकड़े को पार कर गया और राष्ट्रीय शेयर बाजार का सूचकांक निफ्टी भी नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी में आईटी शेयरों में खरीदारी का सबसे ज्यादा योगदान रहा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 381 अंकों के उछाल के साथ अब तक के सर्वाधिक 75,124 के शिखर पर पहुंच गया। एनएससी निफ्टी 99 अंक बढ़कर 22,765 अंकों पर पहुंचा। आज जिन शेयरों में सर्वाधिक लाभ हुआ उसमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सहित कई स्टॉक शामिल थे। आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। 138 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम ने 17 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 गेंदों पर नाबाद 67 रन बनाए। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 137 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने कोलकाता के लिए 32 गेंद में 34 रन बनाए। चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए और मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट लिए। नेपाल में शंखुवासभा जिले में चिंचिला ग्रामीण नगर निगम 3 में श्री डिंडिक बेसिक स्कूल भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस स्कूल भवन का निर्माण नेपाल भारत विकास सहयोग के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक नेपाली रुपए की लागत से भारत सरकार की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। इस अवसर पर राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि, गार्जियंस और स्टूडेंट उपस्थित है। नेपाल भारत सहयोग के अंतर्गत भारतीय अनुदान का इस्तेमाल अन्य सुविधाओं के साथ साथ इस स्कूल के 2 मंजिले शैक्षणिक और प्रशासनिक खंड के निर्माण में किया जाएगा। यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच एक मजबूत विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने संबोधन में चिचिला ग्रामीण नगर निगम के अध्यक्ष
पासांग नरबू शेरपा ने नेपाल के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार की सहायता की सराहना की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।